चलिए सभी भाई बहनों को अनु सर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग स्पेशल क्वेश्चंस हैं कुछ एमपी, बिहार और झारखंड के साथियों के लिए। तो इन स्पेशल क्वेश्चंस पर जरा आपको गौर फरमाना है, कारण ये कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। इन क्वेश्चंस पर हम पूरा फोकस करेंगे और इनको लगाने के बाद आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चंस इसी बेस पर हमने बनाए, कलेक्शन किया है। तो प्लीज़ इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और हमें जवाब दीजिएगा। जितना अच्छा आप स्पीड में सॉल्व करके जवाब देंगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। तो प्लीज़ अपना कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। मैंने अपनी पेन टैब रेडी कर ली है, आप भी रेडी कर लीजिए और देखते हैं कि कितनी ताकत आप लगा सकते हैं, कितनी ताकत आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने ईयर्स में आए हुए भी हैं और साथ में कुछ इसमें ऐड भी मैंने किए हैं। आंसर सीट भी लास्ट में लगी हुई है, तो आंसर सीट भी आप लास्ट में आपको दे दूंगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सीट पहले ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अच्छे से बनाई हुई ये पीडीएफ आपको कितना मदद कर पाएगी देखता हूँ मैं। ठीक है, कितनी मदद करेगी ये देखता हूँ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पीडीएफ बनी है और ये क्रिस्टल क्लियर पीडीएफ आपके लिए वरदान साबित होनी चाहिए। क्वेश्चन मिलना चाहिए 101%। ठीक है, चलिए देखिए। पहले क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लुइस बेस। इसमें कौन सा लुइस बेस की तरह बिहेव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्यूनिंग क्वेश्चन की बहुत अच्छी ली गई है, क्वेश्चन की ट्यूनिंग बहुत शानदार बनाई गई है। लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लुइस बेस, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। यानी कि बोरॉन का हाइड्राइड होगा जिसका नाम है BH3। बोरॉन का हाइड्राइड होगा जिसको आप लोग BH3 के नाम से जानो है। अच्छा क्वेश्चन लिपि। चलिए, जितने भी झारखंड के साथी हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट के हों या फिर वो ऐसे बोलें कि PGT के हों, सभी के लिए क्वेश्चन वरदान साबित होने वाले हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन इज 8। द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन गिवन बिलो, नीचे दे रखी है आपको। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, ये वाली दे रखी है। अब ये बताना है, इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन इज फाउंड टू बी 0.5 देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि K इज इक्वल टू हो जाता है, ऊपर C6H6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका C2H2 की पावर आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका हो जाए, मल्टीप्लाई करनी है और इसकी वैल्यू को 5 पंजे 25 यानी 0.125 है, 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो 1 मोल आना चाहिए, ये बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। ये फार्मूला लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, तो 1.00 आएगा, मतलब यही आंसर आना चाहिए। जी अरविंद कुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, क्वेश्चन कर रहे हैं आप नहीं, या बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए हैं, दर्शन आपके हुए हैं। एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 1 by increasing the activation energy, by decreasing activation energy, और by taking part in reaction, और by alternating। क्या ऑप्शन होगा? थर्ड वाले का ऑप्शन बताइए जल्दी से। थर्ड का डी, थर्ड का बी आएगा। भावना, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? भावना, इतनी जल्दी किस बात की है कि तुमने आंसर लगा दिया बिना सोचे समझे? बी लगेगा भाई। खेमराज,
हेमराज बी आंसर लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो पाथ चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छे ट्यूनिंग के साथ में हर तरीके के क्वेश्चन। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन में कितने कायरल सेंटर होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमने लिया 2 पे मिथाइल लगा दिया, और ब्यूटेन मतलब CH2 CH3 और यहाँ H, एक ही कार्बन होगा, यानी फोर्थ का ऑप्शन जो है, एक भी कायरल नहीं, सॉरी एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, एक भी नहीं है। ए आंसर आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए, एक भी नहीं है, ए आंसर आना चाहिए। दो मिथाइल कॉमन चले गए, इसीलिए दिक्कत है। The acid derivatives having the maximum reactivity, the acid derivatives having maximum reactivity towards nucleophilic addition is, आपको बताया था कि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पीजीटी में कई बार आया है, और शायद सीमा ने पूछा या किसी ने, भावना ने पूछा था या सीमा ने पूछा था, किसी ने पूछा था, और ये पीजीटी में आया हुआ है, जीआईसी में शायद आया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है। ये क्वेश्चन शायद जीआईसी के लेक्चरर का है, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है। ये या तो सीमा ने पूछा था, किसी ने पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। तो आपको बताएं, सबसे पहले नंबर इसी का आता है, ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक्टिवेट होता है। उसके बाद नंबर आता है इसका क्या कहते हैं, एस्टर का, फिर एनहाइड्राइड का, फिर एमाइड का आता है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, अब मुझे ध्यान नहीं किसने पूछा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आंसर जो है नंबर 1 पे एसिटाइल क्लोराइड ही रहता है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। राजेश कुमार जी, अरविंद कुमार पाल, ठीक है। कुछ हाँ हूँ, न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिव स्ट्रेंथ की सीरीज बता दें, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, कोई बात नहीं खेमराज, बिल्कुल बताता हूँ आपको। सीक्वेंस बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ, सीक्वेंस लिख रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए, अपना पेन सेट कर लूँ, सीक्वेंस लिख रहा हूँ। आप पेन मेरा पता नहीं आज क्या गड़बड़। ठीक है। देखो आपको जो जवाब दिए हुए हैं, वो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, भावना किसने, तुमने पूछा था, किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, शायद जो है या तो सीमा ने पूछा था या क्वेश्चन तुमने पूछा था, मुझे जहाँ तक याद है। सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। सबसे पहले एसिड क्लोराइड आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा, उसके बाद आना चाहिए एस्टर, उसके बाद आना चाहिए एनहाइड्राइड, और लास्ट में आना चाहिए एमाइड। चलो देखो, ये यानी कि पहले आता है रिएक्टिविटी, ये COCl न्यूक्लियोफिलिक में, फिर आपका COOR आता है, फिर आपका RCOOR आता है, और लास्ट में आता है एमाइड, मतलब CONH2 आता है। अब रीजन आपको बताता हूँ कि इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यहाँ लोन पेयर की कंडीशन रहती है। किसी ने माइक ऑन किया है, जरा सुन लूँ, नहीं तो कहेगा पता नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हेलो, चलिए ये ऑर्डर आप लिख लीजिएगा, ये ऑर्डर आप लिख लीजिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं जी। नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए सबसे बेचारा वीक रहता है, ये नाइट्रोजन की वजह से दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस लीनियर ज्योमेट्री,
लीनियर ज्योमेट्री किसकी होती है बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजल्स लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री किसकी होती है? लीनियर ज्योमेट्री किसकी होती है? ए वाला है 6 का ए। वेरी गुड, ये 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी की होती है। और अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो एक्स ई एफ हो जाता है। लीनियर ज्योमेट्री क्या, लीनियर एक्चुअली में लीनियर शेप होती है, ये गलत लिखा हुआ है, लीनियर शेप होती है। और ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में प्रिंटिंग है। ये आंसर ऐसे बनेगा, ये आंसर ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेप लिखा हो जाना चाहिए। ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये बात आप ध्यान देना पड़ेगी। चलिए ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन। आज जूम भी बढ़िया लग रहा होगा, मैंने मेहनत की है आज। आज देखिए क्रिस्टल क्लियर लेटर भी दिख रहे होंगे, पूरे पेज पर एक दिख रहा होगा। दूसरी बात है साफ राइटिंग, क्योंकि आज प्रिंट करवाए गए हैं पर्टिकुलरली आपके लिए। आज पर्टिकुलरली आपके लिए अलग से प्रिंट करवाए गए। The hybridization of central atom in case of diamond and carborundum respectively are, बताइएगा। देखो डायमंड में तो sp3 होती है और कार्बोरंडम SiC होता है, तो कार्बोरंडम में मेरे हिसाब से भी sp3 होना चाहिए। तो जवाब जो है इसका होना चाहिए डी। डी 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 कार्बोरंडम। भाई डायमंड में तो sp3 होती है, डायमंड में sp3 होती है। ठीक है, क्योंकि डायमंड में ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरंडम में सिलिकॉन जो कार्बाइड है वो भी इसी कंडीशन में, SiC जो रहता है वो भी इसी कंडीशन में आपस में जुड़ता है। तो डी ऑप्शन आना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है ना, तो ये 4 4 से जुड़ता है ना, इस तरीके से अलग अलग जुड़ता है। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाए गए, ध्यान दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम। इसमें कौन सा पेयर है जो ई अपॉन एम की आइडेंटिकल वैल्यूज रखता है? अब ई अपॉन एम का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ई अपॉन एम चार्ज मास और मास दोनों का बराबर हो, मास। तो ट्राइटियम ड्यूटेरियम बी होना चाहिए। देखिए चेक करिए आप लोग, 10 का ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल ना, ये होना चाहिए, सी होना चाहिए। अच्छा 8th 9 रह गया, ओ आई सी, सॉरी 5th 9 रह गया। 7th, हाँ 8th 9 छूट गया। 8th 9 छूट गया, पूरा कर लो 8th 9 जी। 8th और 9 क्वेश्चन छूट गया, इसे पूरा कर लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया है। चलो 8th 9 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये मैंने बताया भी था। इसको कराओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए बताइए। 8th वाले का जवाब बताइए, 8th वाले का जवाब बताइए, क्या मिलना चाहिए? एक्स क्या होना चाहिए? और वाई क्या होना चाहिए? 8th वाला बताइए पहले, 8th। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एसीटोन से रिएक्शन करता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसीटोन जब मिलता है तो बनता है 3 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है, बी ऑप्शन आना चाहिए। चलिए ठीक।
पढ़िए, कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10, कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CXH10। थोड़ा मिनिमाइज कर दूं इसको, नहीं तो और दिक्कत करेगा ये। जी, compound X having the molecular formula C8H10 form two isomer Y and Z, दो आइसोमर YZ बना रहा है। आइसोमर Y when subjected to oxidation gives benzoic acid, तो मतलब हुआ कि ये तो टॉलिन हो गया, पक्का है। Y का ऑक्सीडेशन किया तो Y तो पक्का है, टॉलिन हो गया, बेंजोइक एसिड। एंड Z when subjected to oxidation allowed to dehydration gives the phthalic anhydride। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये होता है ये, और इसे बनाने के लिए आपको दो मिथाइल साइड में लगे होना चाहिए। तो ये तो एक ये हो गया, ठीक है। और जो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो एल्काइल बेंजीन होना जाना चाहिए, तभी उससे बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि आंसर इसका सी आना चाहिए। बिल्कुल संजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जवाब दिया। आप जैसे महान लोग अगर आते रहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। दिल से आपसे प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ प्यार। कंपाउंड एक्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10 होना चाहिए। तो 10 का मतलब हुआ और 8 का मतलब हुआ दो कार्बन एक्स्ट्रा लगे ही है, तो दो का मतलब इथाइल ग्रुप लगा होगा, तय है, इथाइल ग्रुप लगा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग द आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E/M? जवाब दीजिए, आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E/M किसकी होगी? मैंने जवाब ऑलरेडी लगा रखा है, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल की होगी। रीजन शायद आपको भरसक पता है, इसको जूम और कर देता हूँ। जी, क्योंकि दोनों का मास एक जैसा होता है, सेम होता है भाई। इसे हम लिखेंगे 1H2 और इसे लिखेंगे 2He4। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर ही आते हैं। 10th का सी बिल्कुल सही एक्यूरेट जवाब है आपका। चलिए, 11वां क्वेश्चन बताइए। 11, diamagnetic molecule among the following is, diamagnetic molecule among the following is, N2 होना चाहिए डायमैग्नेटिक। बिल्कुल राइट जवाब है आपका, क्वेश्चन मिलना तय है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड विद H2SO4? कौन रिएक्शन नहीं करता है, जरा बताएंगे आप कौन नहीं करता है इसमें से? कौन नहीं करता है बताइए। ये KMnO4 KNO2 को NO2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी तात्पर्य ये है कि ये वाला हिस्सा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। डी बिल्कुल, क्योंकि ये KNO2 को KNO3 में कन्वर्ट करता है, तो KNO3 से कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है। समझ गए भाई? चलिए, सी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि KNO2 से रिएक्शन करता है और उसे KNO3 में बदल देता है। HClO4 P2O5 से रिएक्शन करेगा, ए और बी बनाएगा। बताओ 13 का जवाब क्या होना चाहिए? ये बनना चाहिए Cl2O7 और ये बनना चाहिए HPO3। सही है, ये डी ऑप्शन आ जाएगा।
बैलेंसिंग कर लीजिएगा, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इसमें भी 2 लगेगा, 2 से बैलेंस हो जाएगी। 14 बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है? तो हिसाब से तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड कंसंट्रेशन पर नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड, तुमने भावना हाफ लाइफ लगा दिया, हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। तुमने हाफ लाइफ सोच करके आंसर लगाया, ये मैं इतनी दूर बैठ के बता रहा हूँ। बिल्कुल संजीव भाई, सही सही कह रहे हैं। 15 वाला बताइए, 15। इफ द टाइम फॉर द कंसंट्रेशन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ाते होंगे वो पहचान चुके होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल रटा हुआ होगा एनसीईआरटी वालों को तो ये क्वेश्चन। 20 मिनट आएगा ना, बिल्कुल 20 मिनट आएगा, सही। चेक कर लीजिएगा, 20 मिनट ही आएगा। भाई आपको करना क्या है, 2 फार्मूले लगाना है। पहले के लिए आपको इफ द टाइम फॉर द कंप्लीशन इतना दे रखा, के निकाल देना, और दूसरे वाले में वो के रख देना, तो टाइम निकल आएगा। चलो बता देता हूँ, सिंपल है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, चाहे टी1 डायरेक्ट लगा लो चाहे वैसे लगा लो, है ना। तो आप मेरे तरीके, दोनों तरीके इसके लिए वैलिड हैं। एक तो ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 मिनट यहाँ रख लेना, लॉग 100 ऊपर आ जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से के निकल आएगा, और या के ना निकालो तो बराबर कर देना दोनों इक्वेशन। और उसके बाद देन दैट 50% ऑफ द रिएक्शन वॉज कम्प्लीटेड, तो टी हाफ निकालना है, चाहे तो टी हाफ मान लो, एक ही बात हुई, टी हाफ निकालना है तो के निकाल दो, फिर टी हाफ निकाल देना। एक तो तरीका ये हो सकता है, भाई टी हाफ निकाल, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, है ना, के हो जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा अगर ये ना लगाओ तो यहाँ से आप के निकाल देना, तो यहाँ से टी निकलेगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू रख लेना, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेना, और फाइनल जो है वो आपकी जो 50 हो जाएगी। तो दोनों बातें एक ही, चाहे जैसे निकालो वैसे निकाल लेना, 20 मिनट आ जाएगा। क्यों भाई संजीव जी, शिवानी बताइए, ऐसे ही होगा ना? दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड सही है, चाहे टी हाफ निकाल के निकाल दो चाहे वैसे निकालो, बताओ हो जाएगा। आज नींद भी पता नहीं कितनी तेज मुझे आ रही है जी। बताइए, कर लेंगे ना। चलिए 16वां क्वेश्चन बताइए। 16वां 16 वाला बताइए। 16 वाला बताइए। इज नॉट करेक्टली, ध्यान दीजिएगा 16 में नॉट करेक्टली आएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड 16। बिल्कुल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ClO3 नेगेटिव में sp2 नहीं होती है, यही गलत मैच है। द एक्टिनॉइड शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये झारखंड में समझ लो, और MP बिहार में रखा मिल सकता है, खतरा है इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर खतरा महसूस हो रहा है मुझे।
जरा एक बच्चे की थोड़ी समस्या है, सॉर्ट आउट कर दूं। 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए जी, अब बताइए 17 का बताइए, 17 का आंसर क्या होना चाहिए? 17 का ए डी बता रहे हैं सभी लोग, अमेरिकम और समेरियम। लेकिन मैं आपको बताऊं ये नहीं होते, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम होते हैं जहां तक मुझे याद है। मुझे 17 का सी समझ में आ रहा है कि यही जवाब होगा, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। आप एक बार मैंने आपको याद होगा बताया भी, जब एक्टिनोइड को बताया था कि मैक्सिमम यही शो करते हैं। अगर नहीं भी बताया तो एक तो बताया ही होगा, जहाँ तक उम्मीद है। दीक्षा, अमेरिकम नहीं शो करेगा, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम शो करेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, किसमें बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस में हो। देखो इसमें तो नहीं हो सकती है, इसे तो काट ही दो। इसमें और इन दोनों में देखोगे तो यहाँ बेंजाइल लगा, इथाइल लगा है, तो इसकी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई। यहाँ Na2 लगा, ये तो वैसे ही बर्बाद हो गया, तो डी ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा, पक्का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? इनकरेक्ट बताना है, ध्यान देना, इनकरेक्ट बताना है। इट कंटेन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही है ना? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है, इंट्रा होती है, यहाँ इंटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। 20, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन टू बी फिजिबल, डेल्टा जी शुड बी 0। तो ये तो गलत है, नेगेटिव होना चाहिए। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ ऑर्डर ऑफ सिस्टम, नहीं। तो 20वें का जवाब मेरे हिसाब से आना चाहिए, टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट रहती है, डी ऑप्शन आएगा। स्वाति ने बताया है, दीपशिखा ने, संजीव ने डी पर ही सपोर्ट किया। संजीव जी बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? संजीव भैया बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? चलिए 21 का जवाब देखिएगा, 21 बताइए जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट बताइए 21 का जवाब। केएसपी दिया है, पीएच वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केएसपी दिया है तो सॉल्बिलिटी निकाल दो, OH आयन दुगने आएंगे इसके। पहले सॉल्बिलिटी निकालिए, जो भी सॉल्बिलिटी आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो पीओएच वैल्यू आएगी, उसको 14 में से घटा दो तो पीएच आ जाएगी। फिर से सुन लीजिए,
पहले आप KSP दिया है तो इसका आप आधा कर दो रूट, रूट निकाल दो इसका, ठीक है। और जब रूट निकालोगे तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू POH की आ जाएगी, उसको 14 में से घटा देना, pH आ जाएगा। संजीव जी जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं है? जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस है या और कोई है? भाई KSP से आप सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे तो इसका मतलब OH आयन कंसंट्रेशन पता लग जाएगी, और OH आयन है कितने, 2 हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आए वो वैल्यू जो आएगी वो OH आयन की आएगी, उससे POH निकाल दीजिएगा। POH जो भी आए उसको 14 में से घटा देना, pH अपने आप आ जाएगा। यही एक तरीका होता है। अब आप बाकी आप मुझे बताएंगे कि सर आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, 10.3 आएगा। वैसे जो मैंने बताया है मैं तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। मैं टाइम को बचाने के लिए मैंने मेथड बताया, एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ। चलिए कर देता हूँ सॉल्व, समय लगेगा और कोई बात नहीं। बताइए भाई, कोई लोग मदद करिए। देखिए KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4s क्यूब आ जाएगा, 4s क्यूब, s इंटू 2s का स्क्वायर तो 4s क्यूब आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, s इज इक्वल टू हो जाएगा रूट क्यूब रूट KSP हो जाएगा। तो सर बताइए, अब इसका मतलब हुआ, ये हुआ, निकाल देना है 0.4 इंटू 10⁻⁻11। भाई MgOH का होल ट्वाइस ये KSP दिया है तो S निकालना पड़ेगा ना आपको। जी बताइए। तो ये तरीका हुआ, इसका मतलब है कि अगर MgOH को तोड़ोगे, MgOH के होल ट्वाइस को आप तोड़ोगे तो यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव बनेगा, Mg डाई पॉजिटिव बनेगा, और Mg डाई पॉजिटिव और आपका 2OH नेगेटिव, ये S बना, ये 2S बना, तो 4S क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना रह जाएगा, कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये बताओ कितना S कितना आ रहा है संजीव जी? S जो भी आएगा वही OH आएगा। अब S आप निकालना, मेरे लिए समय है कैलकुलेशन का, मेरे पास कैलकुलेशन के लिए टाइम लग जाएगा। जब S निकल आए तो इसका मतलब OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 इंटू ये वैल्यू जो S की आएगी वो ये आ जाएगा। तो इससे आप POH निकाल देना, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। पेन हैंग कर गया, 1 मिनट का समय। तो ये हो जाएगा आपका, अनडू करना पड़ेगा, वही दिक्कत हो जाती है, मिटेगा नहीं। चलो कर लोगे ना? OH आयन है कितने, 2 है ना, इसीलिए आपने एक OH की वैल्यू निकाली है ना, 2 की निकालना पड़ेगी। जब 2 की निकालना पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली वही आएगी। तो फिर निकालिएगा, अब चेक करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। 2 इंटू 10⁻⁴ आया ना, अब उसको आप घटा लीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए चेक करके बताइएगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा कि सर ये आ रहा है। मैंने मेथड आपको पूरा एक्यूरेट बता दिया है। तो कैलकुलेशन में करूंगा, समय लगेगा अभी। फ्रीजिंग पॉइंट इज मिनिमम,
फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम कहाँ पर होगा? जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो आयनाइज नहीं होगी। मिनिमम 22 का जवाब बताइए। आई की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा हो जाए, वेंट हाफ फैक्टर, आई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तभी आंसर आएगा। उतना ही लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। भाई डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कितना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम होता है। जितना ज़्यादा आई आएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो भाई संजीव जी बताइए, यही आंसर तो सही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सभी में बराबर दिए हैं, मोलर कंसंट्रेशन सभी की बराबर है। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि आयंस ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं। जिसमें आयन ज़्यादा बनेंगे वही फ्रीज लोअर ज़्यादा करेगा। और एलिवेशन इसमें होता तो वो मैक्सिमम हो जाता, एलिवेशन होता तो मैक्सिमम हो जाता। ये बात सही है या गलत है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो मैक्सिमम हो जाता। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हाँ ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स? मैंने लिखवाया था कि कौन मिनरल नहीं बनाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 23वां। कौन ऐसा है जो मिनरल नहीं बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसमें मिनरल नाइट्रेट के नहीं होते हैं, बाकी सब मिनरल फॉर्म में मिलते हैं। हल्का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की ट्विस्टिंग पूरी है। द स्पीसीज विच एक्ट एज ए लुइस एसिड बट नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड। लुइस एसिड की तरह तो काम करता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह ये काम नहीं करता है। बताइए। द स्पीसीज विच एक्ट एज ए लुइस बट नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, लुइस एसिड की तरह काम करता है। टी आना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है, लुइस एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सी स्पीसीज नहीं देखी गई अभी तक? तो मेरी नॉलेज में 25 का ये मैंने आज तक नहीं सुना। द नंबर ऑफ द peroxide bonds in the परजीनेट आयन। 26 का जवाब दीजिए। द नंबर ऑफ द peroxide bond in the परजीनेट आयन। कोई नहीं होता है, एक भी नहीं होता है परजीनेट के अंदर, एक भी नहीं होता है। XeO6 है ना, डबल क्यों लगा रहा? एक, दो, तीन, चार, 5 और 6, एक भी नहीं होता है फिलहाल, मुझे तो यही पता है। ये वाला बॉन्ड माने नहीं रखता है, ये नहीं बॉन्ड माना जाता है, तो 0 आना चाहिए। दो दो चारों तरफ से एडजस्ट करना चाहिए, एक दो नॉर्मल बॉन्ड बनेंगे और एक दो कोऑर्डिनेट आना चाहिए। चेक आप कर लीजिएगा एक बार, इसे चेक जरूर कर लीजिएगा। नाम लगता है कि इसमें परऑक्साइड होगा, लेकिन परऑक्साइड होता नहीं। 27वां बताइए। एनोडाइजिंग कैन बी डन बाय द इलेक्ट्रोलाइजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल एज एनोड। सही है बिल्कुल संजीव भाई, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है, बता रहा हूँ। दिस रिजल्ट इन, मैंने डायग्राम भी बनाया था,
विच रिजल्ट्स इन 27वां बताइएगा। 27 द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, यही जवाब ही है शायद। शायद नहीं, कंफर्म। कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है बताएं। 28वां बताइए। कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है? विच शोज कन्नी-झाड़ो रिएक्शन? बेंजल्डिहाइड शो करता है बेटा। दीक्षा क्या हो गया? दीक्षा इतनी जल्दी काहे की थी? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द विद HI? HI के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? दोनों बनते हैं, एक आयोडाइड बनेगा और एक एल्कोहल बनता है। ये होगा। चौधरी जी नमस्कार। सर एक कैनिजारो हेलो बताइए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर, कैनिजारो रिएक्शन में जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है हम्म। तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है? हाइड्राइड आयन जब ट्रांसफर होता है तो सर एक्चुअल में जो फोर्स डेवलप होता है वो केवल एक वीक, मतलब अगर कहें तो हम पोलर अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर नाम अगर देना चाहो तो वैंडरवॉल फोर्स ही बता सकते हो, नया कोई फोर्स तो मुझे तो दिखता नहीं सर। सर कहीं लिखा हुआ हमने पाया नहीं सर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी। लेकिन मैं पीएचडी वाले एंट्रेंस में हमसे यही पूछे थे, पर उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? हाँ बिल्कुल वैंडरवॉल फोर्स ही लगेगा, क्योंकि वैंडरवॉल में ही पोलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई जी हाइड्रोजन जब शिफ्ट करेगा तो वहां जी पर केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो वहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी ही डेवलपमेंट होगी, जिसको आप वैंडरवॉल में काउंट कर सकते वंडरवाल बोल हैं। जी जी। जी सर, ओके। 29 हो गया। 30 पे चले आइए सर, 30 पे आइएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीरियोडिटी ऑफ द फंक्शन IPAC में क्या होना चाहिए? जी बताइए सर, IPAC में क्या होना चाहिए? सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देंगे आप? आज के टाइम पे सबसे पहले इसे दी जाती है, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। पुराने टाइम पे ये था, बी ऑप्शन था। पुराने टाइम पे बी था, नए जमाने में ए है। पुरानी किताबों में के एन शर्मा अगर पुरानी पढ़ी होगी किसी ने तो उसमें बी ऑप्शन था, लेकिन आज नए शर्मा जी को पढ़ोगे तो आप ए आएगा। केमिस्ट्री में शर्मा जी बहुत मिलते हैं आपको। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैथ में भी है। चलिए 30 में हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। 31वां क्वेश्चन बताइएगा जी। विच एन एसिड सेल इज चार्ज देन? बताइए 31 में का जवाब। वैन, सॉरी वैन बीच पढ़ रहा हूँ। When an acid cell is charged, then resistance of the cell increase हो जाएगा या वोल्टेज ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएगा? क्या इंक्रीज होगा? 31 बताइए। 31। सेल का हमेशा वोल्टेज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट ज़्यादा नहीं होगा। ऑल तो हो ही नहीं सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, काम कैसे करेगा? तो इसका मतलब है वोल्टेज ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाता है। बाकी लोग पता नहीं साइलेंट रहते हैं, मेरा दिल धक धकाने लगता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इसमें से कौन सा ऐसा बच्चा है
जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ओनली ऑप्टिकल, दूसरी नहीं शो करेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ये तो दूसरी भी कर देगा, तो ये तो करेगा ही नहीं, दोनों बराबर ही हैं, तो हटा ही दो, ये तो कट कर दो, ये भी कट कर दो, इन दोनों 4 क्लोरोहेप्टेन है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर फिर 32वें का सी आना चाहिए। चेक करिए, 32 का डी नहीं आएगा, ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। 4 क्लोरो में तो वो भी हो जाएगी ना, पोजीशन भी आ जाएगी, इसमें पोजीशन भी आ जाएगी। ये ओनली वर्ड खतरनाक हो गया ना, ओनली। in which compound metal cannot be replaced by zinc metal? तो मुझे लगता है मैग्नीशियम वाला रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सभी लेस रिएक्टिव है, ये लीस्ट है, लेस कर दो, लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये ए वाला रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, अच्छा है, पेपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है करने में, पेपर इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं है खाली यूं ही मुंह मुंह कर रहे हो, ठीक इंटरेस्ट ले रहे हो, नहीं? संजीव जी, शिवानी, मंतोष साहू, अरविंद कुमार पाल, ये खाली बस हमें सुन रहे हो कि बोले यार ऐसे ठीक है। 34वें क्वेश्चन पर आ जाइए, 34, ये मैंने बताया, अभी बताया था, जल्दी ही बोलिए, 34 वाला बताइए। अब खाली कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 34 वाले का जवाब दीजिए। थर्टी फोर वाले का जवाब दीजिए जी, 34 वाले का जवाब दीजिए जल्दी से सॉल्व करके। भाई आपके सामने MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव, 5C ये Mn वैल्यू, और E नॉट इसका दे रखा है, ये E नॉट दे रखा है 1.5, ठीक, 1.5 बन दे रखा है, तो मतलब तो ये हुआ इसका सिर्फ, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नोट करो आप, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर +7 आ रहा है, और यहाँ पर +2 आ रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, मतलब E ये है, E आपका हो गया MnO4 नेगेटिव, E MnO4 नेगेटिव हुआ, ऑब्लिक Mn, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, संजीव जी बताइए, देवजनी कितना आ रहा है आंसर, देवजनी आंसर बताओ, तुम्हारा आंसर एक्यूरेट ज़्यादा आता है, ये 5 बन दिया हुआ है। इसमें से क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आता है देवजनी, बोलो। MnO2 दिया हुआ है, अब MnO2 से कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ +4 है, और ये इसको पलटना पड़ेगा, इसको माइनस में लाना पड़ेगा, फिर दोनों वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, तो 1.51 माइनस 1.23, तो ये बचा आपका 10, 11 में से 3 गया 9 बचा, 11 में से 3 गया 2 बचा, 9 3 12, क्या कर रहा हूँ मैं, 11 में से 3 गया 8 बचा, तो यहाँ पर 8 लिख दो, और यहाँ बचा आपका 4 में से 2 गया 2 बचा, 0.2, और जो ये 0.2 आया ये आप इसमें लगभग जोड़ दीजिए, तो 1.51 प्लस में कर दीजिए 0.28, तो आंसर आएगा 8 1 9
527 1.7 आ रहा है, तो 1.7 में केवल ए ही ऑप्शन दिया हुआ है। चेक करिए, ये जो ई नॉट वैल्यू है ये पलट के लिखनी पड़ेगी, यानी कि एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक ये तो माइनस का 1.23 लिखना पड़ेगा इसे, तो इसे घटा दीजिएगा, देखिए क्या आ रहा है, चेक करिए एक बार। जी देवनी बोलिए। सर यहाँ पे डेल जी 3 इक्वल टू डेल जी 1 माइनस डेल जी 2 करके किया हो। हाँ तब सो भी आ रहा, तब भी आ जाएगा, सेम मेथड है। अगर आप डेल हाँ जी से भी निकालेंगे, डेल जी 3 इज इक्वल टू डेल जी हाँ 2 माइनस डेल जी 1 से भी निकालो, आ जाएगा। हाँ हाँ तो भाई ठीक आपने है सर। पहले फार्मूला लगाया होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगाया होगा, है ना, ये लगाया होगा हाँ ना। यही। तो यहाँ पर -5 हाँ कर दिया आपने, वैसे लिखाओगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन तरीका वही है, मतलब एक्यूरेट हाँ तरीका हाँ ये सर बता। वही। तो ये हो गया हाँ आपका हाँ फैराडे वही का, बोल। हाँ फैराडे का एफ रख लीजिए, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी 1.51 दे रखी, इससे ये निकाल लो, ठीक है। उसके बाद दोनों वैल्यू निकाल के घटा दो आप, आ जाएगा। ठीक है सर वही मतलब होगा। इससे उतनी एक्यूरेसी आती नहीं है, लेकिन डेल्टा जी से 100% वही आएगा जो आप निकालना चाह रहे हैं। जी सर। चलो ठीक, गला खराब है तुम्हारा क्या? नहीं सर, आज हॉस्टल से घर आए हो, थोड़ा वीकनेस है 2-3 दिनों से। हॉस्टल में का मतलब टीचिंग में रहती हो हॉस्टल में क्या? हाँ सर, हॉस्टल में टीचिंग में रहती हूँ, बट गर्ल्स हॉस्टल प्राइवेट स्कूल है तो थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा अच्छा, तो अब अभी घर पे आई हो, हाँ? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक। कहाँ पर इसलिए रहे, कहाँ पढ़ाती हो? सर, हावड़ा के आरामबाग में एक प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है, वहाँ भी पढ़ाती हूँ। अच्छा चलो ठीक ठीक। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? 35 बताइएगा। जी बोलिए, इसमें कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? ए, गलती बताइए। p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो सही है। v माइनस एन बी होगा, v माइनस एन बी होगा ना, ये भी सही है, ये भी सही है। ये n यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ n होना चाहिए। हाँ n नहीं है ना। हम्म, मतलब यहाँ होना चाहिए v माइनस एन बी होना चाहिए, तो यही गलत आंसर हुआ। जी चलिए, संजीव जी इसको बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, 36वां बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। देखो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और इन दोनों में से एक ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, ये वाला चेक करिए। 36वें का मुझे सी गलत लग रहा है, ये होता ही नहीं, ये तो ठीक है। इसी को इस तरीके से लिखने की कोशिश की है,
डी भी सही है। क्वेश्चन आपको हमारे साइड से अब 5-6 दिन लगातार बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि मुझे झारखंड वालों को किसी भी कीमत पर कलेक्शन देना है। अब क्वेश्चन आपको अप टू द मार्क मिलेंगे, एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। तो मुझे लगता है कि 37 वाले में यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो 38 वाले में इन सब में न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा CH3 की होगी। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर द Hg2NO3 का होल ट्वाइस। तो मेरे हिसाब से 39 वाले को जब आप देखोगे तो तोड़ दीजिएगा Hg2 डाई पॉजिटिव में और 2NO3 नेगेटिव में, मतलब टोटल आंसर आना चाहिए 38 का, 39 का। ये चलिए 40वां बताइए। 40वां बताइए। एन एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया ब्रोंकाइटिस। मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक बीमारी जब ये फैली थी, क्लोरोमाइसिटीन इसमें काम आता है, जिससे टीबी का रोग हो जाता है। तो निमोनिया मतलब वही लंग्स से जुड़े हुआ है, यही आएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फॉर इसका बताइए आर रिस्पेक्टिवली। तो TiF9 बड़ा खतरनाक बना दिया है TiF9, बताइए जल्दी से। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 9 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी। भाई इससे 9 फ्लोराइड जुड़े हैं, तो 9 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वही लोग देंगे जिनमें या तो ये ग्रुप होना चाहिए और या फिर ये ग्रुप होना चाहिए। इन दो में से कोई एक ग्रुप होना चाहिए, इतना हिस्सा जरूर हो या फिर इतना हिस्सा जरूर हो। 42 वाले का मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, सी। इन द रिएक्शन RCONH2 RCN बनेगा, बताइए। 43 वाले को अगर आप नोट करना चाहते हैं, X क्या होना चाहिए यहाँ पर? पानी निकलना है तो X P2O5 होगा, ये यानी बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब। संजीव जी ऐसे साफ देते रहिए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें कौन मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? तो 44 का मुझे लगता है ये सॉल्ट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल कभी नहीं बनता है बेचारा। इन विच ऑफ दीज मेटल इज नॉट प्रेजेंट, मुझे लगता है कि 45 में इसमें मेटल नहीं होगा। विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसी में मेटल नहीं होता है। बाकी इसमें कोबाल्ट होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है,
इसमें आयरन होता है। मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन ऑन डिहेलोजिनेशन गिव्स, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई भी थी, ट्रांस बनता है मीजो से हमेशा ट्रांस बनता है, शायद मैंने बताया था आपको जहां तक मुझे याद है, मीजो से ट्रांस बनता है। एक बार कह दो अनुसार बताया था तो मुझे भी थोड़ा दर्द कम होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपको इलाहाबाद में बहुत सारे पीजीटीज के पढ़ाते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वो 9 रुपए वाले नहीं दे पाएंगे, ये तय है। सिंपल 20 क्वेश्चन से काम नहीं चलता है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट। 47, कौन इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करेगा? तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये एल्यूमिनियम नहीं करता है, साफ दिख रहा है। When copper sulfate reacts with the axis of Cassian, it gives 48 वाले को आइए, तो 48 में when copper sulfate Cassian से करेगा तो ये तो बनाएगा नहीं। Cu copper sulfate reacts with the axis of Cassian, जब ज़्यादा Cassian डालोगे तो 48 का मुझे लगता है कॉपर 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करता है और ऊपर आ जाता है ट्राई, तभी तो एक आएगा, तो मैक्सिमम यही आएगा, ए आएगा संजीव जी, ए। चेक कर लीजिएगा सर, ए ही आना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग चेक भी कर लिया करें, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अमर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपका व्यू और हो, मेरे का भी केमिस्ट्री है, बड़ी भारी मिस्ट्री है ये जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 और 50। 49 बताइए। The process used to convert fresh precipitate into colloidal state by adding a small amount of electrolyte पेप्टाइजेशन कहलाता है। पेप्टाइजेशन कहलाता है 49। बी आएगा अरविंद, चलो बी देख लेंगे। फोर्टी एट वाला आप लोग डाउट में न रखिएगा, पता हो तो मैसेज कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हेलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बी। नाउ इट स्कंद पुराण देवा खंडे सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय, बोलो सत्य भगवान की जय। चलो बेटा देखो, ये सब आंसर दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप आराम से, ठीक है। चलिए गुड नाइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है संजीव भाई, बिल्कुल सही बात। चलिए कैसा फील हुआ एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। कैसा फील हुआ एक बार फीडबैक दोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। माइक ऑन करिए, हम भी फीडबैक सुन के जाएंगे। माइक ऑन करिए एक बार, एक लोग ऑन करिए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस कोऑपरेशन। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने कोऑपरेट किया।